class. Welcome to the topic second of power sharing. इससे पहले वाली वीडियो जो कि हमारे YouTube चैनल पे है क्लास 10th के सोशल साइंस वाले मॉडल में आप देख सकते हैं उसे। उसमें हमने क्लियर किया था द पाथ ऑफ पीस, कौन सा रास्ता अपनाया गया बेल्जियम के द्वारा और कौन सा रास्ता अपनाया गया श्रीलंका के द्वारा। श्रीलंका किस तरीके से फेल्योर हुआ और किस तरीके से बेल्जियम को सक्सेस हासिल हुई, और बाद में बेल्जियम को यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर भी बनाया गया। तो यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको कोई नहीं बताएगा, पर मैंने आपको बता दिया। इस चैप्टर में जब एमसीक्यू बनेगा तो होपफुली उसमें एक क्वेश्चन जरूर बनेगा कि व्हाट इज द बेस ऑफ यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन का, या फिर व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन, कहां पे है? तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। क्यों बनाया गया? क्योंकि बेल्जियम को एज अ रोल मॉडल किसे कहते हैं? जब कोई बहुत बढ़िया काम करता है तो हम उसे अपना रोल मॉडल बनाते हैं। जैसे मैं कहूं कि कोई पर्टिकुलर बंदा कह सकता है कि मेरा रोल मॉडल एपीजे अब्दुल कलाम है, या फिर कोई भी जो भी आइकॉनिक, कोई कहता है भगत सिंह है ना, कोई कहता है साइना, जो स्पोर्ट्स में है वो अलग नाम देता है। ठीक उसी तरीके से यूरोप की जो देश हैं जिसमें फ्रांस है, जर्मनी है, नेदरलैंड्स है, ये सारे जो देश हैं, इन सब का जो ये सारे देश जब ग्रुप बनाते हैं तो उसका एक हेडक्वार्टर होता है। उस हेडक्वार्टर को उन्होंने ब्रुसेल्स बनाया ताकि एक पहचान बने आने वाले लोगों के लिए कि ब्रुसेल्स ने किस तरीके से खुद को डेवलप किया, अपने समाज, अपनी सोसाइटी को डेवलप किया, अपने लोगों का ख्याल रखा। ठीक है, यहां तक होपफुली क्लियर होगा। नहीं होगा तो इसके लिए हम एक और सेशन लेंगे बाद में। ओके, राइट नाउ वी हैव अ न्यू टॉपिक हियर, सिंथेसाइज। साइंस वाले बच्चों को मैं बताता हूं कि सिंथेसाइज का मतलब क्या। सिंथेसाइज वर्ड ये बताता है मेकिंग। सिंथेसाइज वर्ड का शॉर्टकट में मीनिंग है मेकिंग, कोई चीज का बनना। तो बनना क्या है यहाँ पे? द टेल ऑफ टू डेमोक्रेसी। टेल का मतलब होता है कहानी। तो ये क्या कहानी है? डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, लोगों के द्वारा चलाया गया शासन। द गवर्नमेंट टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, उसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। तो ये क्या कहानी है? दो अलग अलग जगह की हमने पढ़ा। मैं पिछली क्लास का एक समराइज कर देता हूं। श्रीलंका की बात करें तो प्रॉब्लम क्या है श्रीलंका में? हाई एथनिक डाइवर्सिटी, यानी 3 तरीके के रिलीजन रहते हैं। आप कह सकते हो सर सिंगला। तमिल में भी 2 हैं, एक इंडियन तमिल है और एक वहीं के नेटिव है। नेटिव का मतलब होता है जहां का वो बंदा है, ठीक है, उस देश से ही जुड़ा हुआ है। उसके अलावा वहां पे क्रिश्चियन कम्युनिटी है। क्रिश्चियन कम्युनिटी में कुछ तमिल जो है वो क्रिश्चियन मानते हैं और कुछ तमिल मानते हैं बुद्ध धर्म को। सर सिंगला धर्म पूरा तरीके से बुद्ध पे डिपेंड है, और तमिल में मुस्लिम भी हैं और हिंदू भी हैं और क्रिश्चियन भी। तो वहां क्या है? एथनिक का मतलब होता है धर्म। धर्म के हिसाब से डाइवर्स है। डाइवर्स मतलब बहुत सारे धर्म रहते हैं। ओके, लेकिन बेल्जियम में भी वही है प्रॉब्लम। डच, फ्रेंच, जर्मन, ये लोग रहते हैं वहां पे, है ना। गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया? सिंगला को इंपोज किया सुपर मैसी, यानी उनको उठा दिया। जो कानून बने 1956 एक्ट, तो सिंगला को अप उठा दिया, बाकी सबको गवर्नमेंट जॉब से भी हटा दिया। इन्होंने 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फेरबदल की। 4 बार। अमेंडमेंट का मतलब होता है बदलाव, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, बदलाव किया 4 बार। कब से कब तक? 1970 से लेके 1993 तक। ओके, इनकी फिलॉसफी क्या है? मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा यहाँ पे मेजोरिटरिज्म। सिंगला मेजोरिटी में है तो वो अपनी सत्ता चला रहे और दूसरे को दबा दे रहे हैं। और वहीं पे यहाँ पे क्या है? एकोमोडेशन, यानी सब मिलके रह रहे हैं। यहाँ पे मेजोरिटी वाला अपनी चला रहा है और यहाँ पे सब एकोमोडेट का मतलब है सब मिलजुल के रहे। ओके, पावर का स्ट्रक्चर कैसा? यूनिटरी, यानी सिंगल, और सारी पावर किसके हाथ में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। केंद्र की सरकार, यानी जिसका प्रधानमंत्री होगा, सब उसके कंट्रोल में। यहां पे फेडरल है,
फेडरल का मतलब होता है सारी सरकारें मिलके काम करती, फेडरल। और डी सेंटर का मतलब होता है सबके पास पावर बटी हुई है, सबको थोड़ी थोड़ी पावर बटी हुई है। हमने पढ़ा कि जो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है उसमें गवर्नमेंट अलग चलती है ना, डच रीजन, फ्लैमिश रीजन में अलग अलग चलती है गवर्नमेंट, तो इसको कहेंगे डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज को हिंदी में कहते हैं बच्चे विकेंद्रीकरण। इसका मतलब होता है पावर एक जगह नहीं है, वो तो केंद्रीकरण का मतलब होता है ना, सेंट्रलाइज का मतलब पावर एक के पास है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब पावर बटा हुआ, सबको थोड़ा थोड़ा मिला हुआ। आउटकम मतलब इतनी सारी चीजों से मिला क्या, सिविल वॉर, देश में युद्ध, इकोनॉमिक सेटबैक, इकोनॉमी एकदम खत्म होने पे, यहां पे मिली शांति, और मिला हेडक्वार्टर ऑफ ईयू, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर भी बनाया गया इसे, और ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। चलिए ये हो चुका है हमारा, आगे बढ़। यहां पे जैसा कि मैं आपको बता दूं, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट ट्रिपल वी क्वेश्चन है, ट्रिपल वीआईपी क्वेश्चन, वीवीवीवीआईपी क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तुम किसी कोरे कागज पे लिख लो, अगर सिलेबस में 3-5 नहीं हुआ तो ये क्वेश्चन आना पक्का है, या तो फर्स्ट टर्म में ही और या तो बोर्ड में, फर्स्ट टर्म में नहीं आया तो बोर्ड में पक्का। ठीक है, 3 टर्म होते हैं, फर्स्ट, प्री बोर्ड और बोर्ड, है ना। आपको किसी 2 में आपको देख लो क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। लेट बैक टू द क्वेश्चन, प्रूडेंशियल रीजन और मोरल रीजन, मोराल भी पढ़ सकते हो। पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, डिजायरेबल का मतलब इसकी जरूरत क्यों है। 2 तरीके से जरूरत है, कैलकुलेशन के बेस पे और वैल्यू के बेस पे। कैलकुलेशन मतलब क्या, और ये पोटेंशियल होता क्या, मेरे को तो अभी तक समझ में नहीं आया, चलो देखते हैं। रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, जब हम पावर को इस तरीके से बांटे कि जब 2 ग्रुप्स के बीच में, जैसे मान लो इंडिया की ले रही कि पावर इस तरीके से बांटना कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में लड़ाई ना, ठीक है, यानी दोनों को बराबर बराबर पावर दे देना, उसी का मतलब होता है प्रूडेंशियल। ठीक है, प्रूडेंशियल में क्या है, यानी हम किस चीज की पॉसिबिलिटी को कम करते हैं, 2 अलग अलग ग्रुप के बीच झगड़े को, कंफ्लिक्ट का मतलब होता है झगड़ा, उस झगड़े को कम करते हैं, ये प्रूडेंशियल रीजन। इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, पॉलिटिक्स जो चल रही है वो स्टेबल रहे, ये नहीं कि पहले एक गवर्नमेंट थी, 4 महीने उस गवर्नमेंट ने काम किया, फिर दूसरी गवर्नमेंट उसको हटा के आ गई, तो क्या इससे कोई फैसला लिया जा पाएगा, क्या एक देश तरक्की कर पाएगा, कभी नहीं। देश तो इसी मामले में फंसा रह जाएगा कि एक गवर्नमेंट को वोट दिया, फिर दूसरी गवर्नमेंट आ गई, कभी सैनिक की सरकार आ गई, कभी आर्मी वालों ने कब्जा कर लिया, एकदम बिल्कुल दिमाग का दही। तो आपको इसमें क्या करना है, पोटेंशियल में ये देखा जाता है कि हमारा जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, वो स्टेबल रहे, चलती रहे, जैसे इंडिया में भी चल रही है, स्टेबल। प्रिवेंट वायलेंस, यानी वायलेंस से छुटकारा, प्रिवेंट का मतलब होता है छुटकारा, दूर रखना, तो वायलेंस, हिंसा को दूर रखना, और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी नहीं आने देना, यानी स्टेबिलिटी का मतलब था सामान्य, इनस्टेबिलिटी का मतलब होता उथल पुथल नहीं होने देना। कुल मिला के क्या समझे हम, टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी रूइंस द माइनॉरिटी, कहने का मतलब है जब कहीं पे एक कम्युनिटी बहुत ज्यादा मात्रा में, जिसकी संख्या ज्यादा है, तो वो कम्युनिटी कोशिश करती है कि दूसरी कम्युनिटी को दबा दे जो कमजोर है। हर कोई यही चाहता है, कमजोर व्यक्ति दिखे, जैसे क्लास में भी देखते होंगे, कोई कमजोर उसको ऐसे मस्त पीछे टपली मार दो और बच जाओ, है ना, वो कुछ नहीं रिस्पॉन्स देगा, तो कमजोर को दबाया जाता है। टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी, किसकी सत्ता चलती है हमेशा, मेजॉरिटी की, जो ज्यादा संख्या में, और दबाया किसको जाता है, रूइंस मतलब तबाह कर देना, बर्बाद कर देना, रूइंस किसको किया जाता है, मिनॉरिटी, मिनॉरिटी का मतलब होता है जिसकी संख्या कम, ठीक है, बट इवेंचुअली डिस्ट्रॉय द मेजॉरिटी टू। लेकिन अगर आप इन चीजों को फॉलो नहीं करोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मेजॉरिटी वाले भी बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। कैसे, मान लो हम श्रीलंका का ही एग्जाम्पल ले लेते, वहां पे क्या हुआ कि मेजॉरिटी वालों ने सोचा कि हम माइनॉरिटी को छोड़ेंगे नहीं, उनको ने सरकारी जॉब दी,
न उनकी लैंग्वेज को महत्ता दी, इंपॉर्टेंस, है ना, ऐसा ही हुआ ना। तो बदले में क्या हुआ, उस देश में सिविल वॉर आ गई। तो क्या जो मेजोरिटी वाले हैं वो चैन से बैठ पाएंगे? बार बार जा रहे हैं, कहीं पे गोली चल गई, कहीं पे गाड़ी में आग लगा दिया, कभी राष्ट्रपति भवन के अंदर घुस के सामान चुरा लिए, सब तबाह हो गया। तो क्या ये मेजोरिटी वाले सही से रह पा रहे हैं? नहीं। तो जब तबाह होंगे तो दोनों होंगे, एक नहीं, बोथ। तो इसलिए कहा गया है कि अगर कहीं पे मेजोरिटी ज्यादा है और वो माइनॉरिटी वालों को दबा रहे हैं, ऑपरेस कर रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा उसका इम्पैक्ट वापस से मेजोरिटी पे भी पड़ेगा, उनको भी दबना पड़ेगा। और इसी का मतलब होता है पोटेंशियल रीजन। तो पोटेंशियल क्या कहता है, मैं फिर से बता देता हूं कि किसी देश में अगर झगड़े हो रहे हैं तो उसको कम करना। दूसरा, पॉलिटिकल ऑर्डर को इंस्टेबल नहीं, स्टेबल करना। तीसरा, वायलेंस को खत्म कर देना, दंगे वंगे नहीं होने चाहिए, जो लोग मान रहे हैं थोड़ा बहुत ही सही पर उनको दो, उनका रीजन वैलिड हो चाहे इनवैलिड हो पर उनको दो। तो इससे क्या पता लगता है कि मेजोरिटी बेशक पहले टाइम पे सत्ता में आ जाए माइनॉरिटी को दबा के, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि मेजोरिटी को भी इसका भुगतना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मोरल रीजन क्या कहता है? मोरल रीजन कहता है स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी की क्या है? आत्मा। कैसे? लोगों को यह अधिकार है, मुझे यह अधिकार है कि मेरे ऊपर कौन शासन करेगा। कैसे अधिकार है? क्योंकि मुझे मिला हुआ है राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार। तो ये तो मैं चाहूंगा ना कि मेरे ऊपर सरकार किसकी रहे, कौन देश के लिए कानून बनाए, ये तो हम लोग चाहेंगे ना। तो मोरल रीजन का मतलब कहता है कि लोगों की वैल्यूज, जो लोग रह रहे हैं ना उस देश में, उस देश में रह रहे लोगों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अभी देखो नेपाल में जेनजी आंदोलन, है ना, इतना करप्शन हो रहा था, नेता के बच्चे जो है वो बाहर जा रहे थे पढ़ने के लिए, उनके पास गाड़ियों में ऐश कर रहे थे, वो इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे अपने वो दिखा रहे थे लग्जरी लाइफ, महंगी महंगी गाड़ियां खरीद के, उनके मॉल्स थे, वो बड़े बड़े जगहों पर ट्रिप कर रहे थे, किसके पैसे से? नॉर्मल और जनता वहां पे बर्बाद हो रही है। तो उसका क्या होगा? यही तो नतीजा होगा कि जनता को ठेस पहुंचेगी कि इस सरकार को चुना हमने और ये हमारे ही पैसे तो मजे कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया? जितने भी गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर थे, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी थी, जो मंत्री के रिश्तेदार या उनके बच्चे भी चला रहे थे, उन सब में आग लगा दिया उन लोगों ने, एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर मैं आपको दिखाऊं, हम सर्च करते हैं इस चीज को और कुछ चीजें देखते हैं ताकि हमें थोड़ा सा और बेहतरीन समझ में आए। जैसे मैं अगर डालू जेनजी आंदोलन नेपाल, तो इसमें आपको बहुत सारी फोटोज देखने को मिलेंगी। अभी वहां पे जो नए नेता है, यंग नेता है ना, वो आए, क्या नाम है उनका? बड़ा अच्छा तो नाम है, जेनजी आंदोलन के नेता जो है, उसमें तो कुछ और है, मेरे को जनरेशनल जेनजी प्रोटेस्ट लिखना पड़ेगा, हिंदी को नहीं समझ पा रहा है ये। इस तरीके से देखो, ये जेनजी प्रोटेस्ट है नेपाल का। यहाँ पे क्या हुआ? लोगों को नहीं, लोगों की बात नहीं सुनी गई, है ना। लोगों की जो वैल्यूज है, जैसे हम मोरल वैल्यूज पढ़ रहे हैं, तो लोगों की जो वैल्यूज है, क्योंकि हम ही तो चाहेंगे ना कि हम पे कौन गवर्न करे। अगर हम बदलना चाहें तो हम बदल सकते हैं, जैसा कि नेपाल में हुआ है। नेपाल में क्या हुआ है? वहां पे जो प्रोटेस्टर्स हैं इस तरीके से, जो नए जनरेशन के, कि हम टैक्स पे कर रहे हैं और तुम्हारे बच्चे फ्लैक्स कर रहे हैं, तुम्हारे बच्चे मजे काट रहे हैं, जब इस तरीके से पूरी बिल्डिंग में आग लगा दी गई थी। वहां का राजभवन है ये, राष्ट्रपति भवन में घुस गए थे लोग, नेताओं को पकड़ पकड़ के मारा था। आंतरिक राजस्व, राजस्व मतलब टैक्स का ऑफिस है ये, देखो आग लगा दी उसमें, टैक्स ऑफिस में चुन चुन के मारा गया और पुलिस कुछ नहीं कर रही थी। नेताओं को नाली में गिरा गिरा के मारा गया, सच में, मैं मजाक नहीं बता रहा हूं मैं, ये पूरा नेपाल का मैप है। इस तरीके से वहां आंदोलन चल रहे थे, प्रोटेस्ट, बहुत सारे लोगों की जान गई। तो कहने का मतलब यह है कि डेमोक्रेसी की आत्मा है। डेमोक्रेसी जो है
वो सत्ता की आत्मा है। इट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। मोरल रीजन, यानी बिना मोरल रीजन के कुछ नहीं कर सकते आप। मोरल का मतलब होता है नैतिक, एकदम हमारे अंदर की बात जो हम चाह रहे हैं। पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर गवर्न। अधिकार है ना हमें कि हम पे कौन राज करेगा। क्रिएट्स अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट व्हेन सिटीजन एक्वायर अ स्टेक थ्रू पावर। लेजिटिमेट का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ऐसी गवर्नमेंट जिससे आप सवाल करो तो वो जवाब दे। ऐसी गवर्नमेंट जो हर काम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि ये हाँ हमारी वजह से हुआ है। अगर इन दोनों में से कोई एक भी चीज ज्यादा हो जाती, जैसे तराजू दे रखा है यहाँ पे, अगर दोनों इक्वल हुए, पोटेंशियल और मोरल रीजन, तब जाके किसी देश की सत्ता सही तरीके से चल पाती है। ठीक है, यानी गवर्नमेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में रिलेशन बना के रखे, है ना, इसका ज्यादा भला सोचे ना दूसरे का भला सोचे, हर व्यक्ति के बारे में भी सोचे, है ना। गवर्नमेंट जो काम कर रही है उसके बारे में जवाब दे गवर्नमेंट कि ये काम उसने क्यों किया, इतने टैक्सेस की चोरी क्यों हो रही है, गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा। तब जाके डेमोक्रेसी बनती है। पावर शेयरिंग तब जाके होता है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक नहीं हुआ तो पावर शेयरिंग का तराजू जो है वो ज्यादा भारी हो जाएगा और फिर देश में वही दंगे फसाद शुरू हो जाएंगे। ठीक है। पोटेंशियल का मतलब होता है गेन और लॉस, यानी किसको ज्यादा फायदा हुआ, मेजॉरिटी को या माइनॉरिटी, ये हमें देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये दो रीजन है, मोरल रीजन और पोटेंशियल रीजन। तो मैं फिर से एक बार बताता हूँ, पोटेंशियल रीजन में हम किसी सोशल ग्रुप के बीच आपस में लड़ाई होने से रोकते हैं। मोरल रीजन में हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है जिसको हम वोट दे रहे हैं, तो ये चुनने का अधिकार हमें है कि हमारे ऊपर सरकार कौन चलाए। ठीक है, तो ये दो अलग अलग रीजन। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है कि पावर शेयर कैसे होगा, ऐसे किस लाइन में, सबसे पहले फिर उसके बाद फिर उसके बाद। तो इस तरीके से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आपस में पावर को बांटे जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लेजिस्लेचर कानून बनाएगा, इसके लिए हम किसका सहारा लेते हैं, पार्लियामेंट। हमने पढ़ा है ना, पार्लियामेंट में दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो लेजिस्लेचर सबसे पहले कानून बनाएगा, कानून बन गया, उसके बाद उस कानून को अप्लाई करवाए, लोगों तक पहुंचाए, और अगर उस कानून का पालन नहीं हो रहा तब जुडिशरी काम आएगी। तो पहले कानून बनेगा, उस कानून को लागू किया जाएगा एग्जीक्यूटिव, और फिर उस कानून का पालन करवाया जाएगा जुडिशरी के द्वारा। तो ये तीनों क्या है, पावर शेयरिंग के हॉरिजॉन्टल है, ऐसे वाली लाइन। पावर इज शेयर अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। सभी गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्गन्स हैं, गवर्नमेंट के ऑर्गन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, सबको पावर बराबर बराबर देनी पड़ेगी। अगर मान लो मैं इससे पावर छीन लेता हूं तो क्या होगा, सारे फैसले जो सरकार जिसकी होगी वो ले लेगा, वो चाहेगा तो अपने बंदों को बचा देगा। जुडिशरी अगर कंट्रोल में आ गई, है ना, अगर एग्जीक्यूटिव कंट्रोल में आ गया तो क्या करेगा, वो अपने हिसाब से लॉ को अप्लाई करवाएगा, इस पे करना है इस पे नहीं करना, जो कि गलत है ना। तो पावर को कैसे शेयर किया जाएगा, गवर्नमेंट के सभी भाग के बीच में बराबर बराबर पावर बांटी जाएगी। ये काम कैसे करता है, नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। किसी को भी इतनी पावर नहीं दे दी जाएगी कि उस पावर का गलत इस्तेमाल करे। ईच ऑर्गन चेक्स द अदर। अगर ये गलती करता है तो ये इसको सजा दे सकता है, अगर ये गलती करता है तो ये इसको हटा सकता है। इस तरीके से आपस में सारे जो है बंधे होने चाहिए। अगर किसी को हमने फ्री छोड़ दिया तो अपने मनमाने ढंग से काम करें, है ना। जैसे जजेस, जजेस को कौन अपॉइंट, जजेस यहां जो जज बनेंगे उनको कौन अपॉइंट करेगा, ये लोग। ठीक है, लेकिन जज जो है अगर ये कोई काम गलत करेगा, बेशक इसने अपॉइंट किया है इसको, लेकिन इसको सजा भी दे सकता है। तो है ना मजेदार बात, कि जिसने हमें नियुक्त किया हम उसको सजा भी दे सकते हैं, क्योंकि सब एक दूसरे से बंधे हुए, ऑल आर कंबाइंड। ठीक है, ठीक है। मान लो इसने कोई कानून बना दिया, ऐसा कानून जो किसी को पसंद नहीं आया। जब भी कुछ दिन पहले देखा होगा आपने, किसानों के ऊपर एक कानून बनाया गया था, किसान आंदोलन हुए थे दिल्ली में, शायद तुम्हें याद ना हो, 2-3-4 साल पहले की बात है, प्रोटेस्ट हुआ था। तो सरकार जो थी, मोदी गवर्नमेंट, उन्होंने कुछ नियम बना दिए थे
वो नियम उन किसानों को पसंद नहीं आया, तो वो गए सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी कि नहीं, पहले इस पर विचार करो तब। तो बेशक ये इन सब के अंडर नहीं है, लेकिन इनके किए गए कामों पर रोक भी लगा सकते। ठीक है, तो यानी इस कहने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट में सबके पास पावर शेयर है, सब एक दूसरे को पावर दे रहे हैं, सबके पास इक्वल पावर है, और सब एक दूसरे के अंडर में भी है, बंधे हुए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर बोथ, डोंट कंफ्यूज हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है सेम लेवल, ये सारे एक ही लेवल पे हैं, लेकिन सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं। लेवल सेम है पर काम अलग अलग है सबके। ठीक है, अब हम पावर शेयरिंग का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। सो दिस इज पावर शेयरिंग का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले हमने हॉरिजॉन्टल पढ़ा था। हॉरिजॉन्टल में हमने पढ़ा कि किस तरीके से हम एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में इक्वल इक्वल पावर देते हैं, बट सभी एक दूसरे के अंदर। कुछ इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल पावर में क्या होता है, सबसे पहले जो गवर्नमेंट होती है उसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, जो पूरे देश की गवर्नमेंट होती है। इसके दूसरे नाम क्या हो सकते हैं, इसको यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। हिंदी में इसे केंद्र की सरकार या संघ की सरकार, जैसे भी मोदी जी है तो पूरे देश पे है ना उनकी पार्टी जो है, तो उसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट से ही कई देशों में प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। उसके बाद होता है हर देश के स्टेट गवर्नमेंट, कहीं कहीं नाम चेंज करके उसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कहा जाता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो होती है प्रोविंशियल, जैसे कि मैं अगर इंडिया का ही एग्जांपल दूं, इंडिया का ही एग्जांपल दूं आपको, तो इसमें हम समझेंगे जैसे अगर मान लो गुजरात है तो यहां गवर्नमेंट अलग होगी, राजस्थान है, केरल है, कर्नाटका है, ऐसे है ना। इधर अपना ईस्ट के जो नॉर्थ ईस्ट के देश हैं, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, है ना, तो सब जगह अलग अलग गवर्नमेंट होती है, हर स्टेट की अपनी गवर्नमेंट होती है, और उस गवर्नमेंट से बनता है वहां का चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, और सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारे यहाँ क्या बनता है, प्रधानमंत्री, है ना। इसे हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट या रीजनल लेवल की गवर्नमेंट कहते हैं। ये पूरी कंट्री पे होती है, ये सिर्फ एक एरिया की होती है। और फिर एक होती है तीसरे लेवल की गवर्नमेंट, जो सबसे छोटी होती है, इसको लोकल गवर्नमेंट यानी पंचायती गवर्नमेंट भी कहते हैं। जैसे गांव में जो पंचायत के चुनाव वगैरह होते हैं, है ना, तो उसमें ये गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करती है। तो ये जो लेवल चल रहा है बच्चे, इसको हम वर्टिकल बोलते हैं, वर्टिकल। ठीक है, ये वर्टिकल है। इसमें पावर कैसे होता है, पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके से पावर दी जाती है, जैसी उनको जरूरत है। रूल, कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल। सबको अलग अलग लेवल पे अलग अलग पावर दी गई है, किसके तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। श्रीलंका को अगर हम छोड़ दें, श्रीलंका में ऐसा नहीं, सारी पावर किसके हाथ में थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के। इस अरेंजमेंट के कारण क्या होता है, कंसेंट्रेशन ऑफ पावर एट द सेंटर एंड इंश्योर लोकल इशू आर सॉल्व लोकली। जैसे मान लो कोई गांव वगैरह के झगड़े हो, है ना, आपस में, तो हम पंचायत बैठ के आराम से सॉल्व कर लेते हैं, है ना। क्या वो लेके जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास? नहीं। तो ये ऐसा इसलिए, मान लो नाली वाली टूटी है, जैसे सरपंच जी के पास गए, अपने उनको बोला कि भाई देखो नाली वाली टूटी है, पानी वानी नहीं आ रहा है, तो गलत बात है, अगली बार नहीं आना, फिर दिख जाना वोट लेने के लिए, तो काम हो जाता है। क्योंकि हमारा जो नेता है हमारे घर के अड़ोस पड़ोस में ही रहता है, या आधार कार्ड पे साइन करवाने हैं, चलेगा जी साइन कर दो, सुबह सुबह उठा के उन्हें स्टैम्प मारना ही पड़ता है ना। तो इस तरीके की चीजें जो है, इसके लिए हम जाओ सीधा मुख्यमंत्री के पास थोड़ी पहुंच जाएंगे, आधार कार्ड में एडिक्शन करवाएंगे, स्टैम्प मारना। तो कुछ लोकल फैसले जो होते हैं, उन लोकल फैसलों को करने के लिए कौन सी गवर्नमेंट बनाई गई है, लोकल गवर्नमेंट। फिर स्टेट के मसलों को सॉल्व करने के लिए, जैसे पुलिस व्यवस्था, है ना, टैक्स वगैरह की चीजें, उसके लिए पूरे देश की जानकारी के लिए चाहिए, है ना। तो सबके पास अपने अपने लेवल की पावर, सब अपने पावर का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर गलत तरीके से करते हैं तो आपस में एक दूसरे को रोक भी सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बेटा वर्टिकल। और पीछे वाला जो हमने पढ़ा, इसको आप कैसे टिप के रूप में याद कर सकते हैं, थिंक वर्टिकल। इसका मतलब होता है लैडर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर डाउन टू द विलेजर सरपंच। अब जैसे सीढ़ी होती है, सबसे ऊपर है ये, सबसे नीचे है, इसके पास ज्यादा पावर होगी या इसके पास? ऑफ कोर्स ऊपर वाले के पास ज्यादा पावर होगी।
तो प्राइम मिनिस्टर तो ऊपर हो गया और एक गांव का सरपंच अलग हो गया। लेकिन एक गांव के लिए वही हेड है, गांव में तो उसी की चलेगी ना, प्राइम मिनिस्टर की थोड़ी चलेगी, क्योंकि वो गांव का बंदा है। और प्राइम मिनिस्टर की पूरे देश में चलेगी, देश के लिए रूल बनाएगा, और गांव के लिए तो वो अप्लाई करने का काम तो इसका करेगा। तो इसको हम कहते हैं वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल में क्या होता है, जो ऊपर होता है उसके पास पावर ज्यादा होती है, और जो नीचे होता है उसके पास पावर कम होती है, लेकिन पावर होती है। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल में पावर सबके पास बराबर होती है और सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। हॉरिजॉन्टल इन सबके पास बराबर पावर बराबर है। सो दिस इज अवर क्लास, जो आज हम यही खत्म करते हैं। इन द नेक्स्ट सेशन वी रीड अबाउट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, जिसमें सोशल ग्रुप में कैसे पावर को बांटा जाए और पॉलिटिकल पार्टी को कैसे बांटा जाए ये पढ़ेंगे, और इसके आगे और भी चीजें ब्लूप्रिंट्स वगैरह कवर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ठीक है, थैंक यू। इस नए सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वन टॉपिक।